मजदूर खुद नहीं समझ पा रहा कि लॉकडाउन में कैसे वो वापस दिल्ली से आया, कितनी मुसीबत परेशानियां सह करके दिल्ली से वापस आया, फिर भी वो ऐसे पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षित है। इतनी माली हालत खराब है कि बहन बेटियां अपनी इज्जत बेच के रोटी खाती हैं आज के जमाने में। आत्मा तकलीफ होती है कि कूड़ेदान से रोटी बेच के आज आजाद भारत में बच्चे खा रहे हैं और जाति छुपा के महानगरों में रहना पड़ता है। किसी को दोष देना नहीं, दोष अपने को दीजिए कि हम खुद उठ खड़े हों। स्वयं अत्तदीपो भव, तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था अपने प्रकार। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत, बंधन। आइए, आज मैं पुनः से जनपद जौनपुर मुख्यालय से 13 किलोमीटर बाहर निकलते हैं जब शाहगंज वाले रूट पर, तो ITI यानी मेडिकल कॉलेज के ठीक पीछे बैठा हुआ हूँ फरीदाबाद ग्राम पंचायत में। आप यहीं से एक अच्छे विचारक, अच्छे वक्ता, अच्छे समाजसेवी, आप रिटायरमेंट भी हैं विद्युत विभाग से, हमारे बीच में हैं साहब लाल जी। विशेष चूँकि काफ़ी अनुभव आपका है, 2014 में अगर आप रिटायर हुए तो 13 साल रिटायर हुए हो गया। 60 के बाद लोग रिटायर होते हैं, लगभग 73 साल 74 साल आपकी एज हो गई कागज़ से। तो इस 74 साल में देश को बहुत चढ़ते उतरते गिरते, समाज को बहुत बनते बिगड़ते आपने देखा है। आज भी समाज में रह करके आप समाज के प्रति मानव जीवन के लिए बहुत सजगता से काम करते हैं, पूरी एक्टिविटी के साथ आप दौड़ भाग करते हैं, पूरा समय देते हैं समाज को। तो ऐसे में मैं आपकी मेहनत को देख करके, आपकी ऊर्जा को नमन करता हूं, आपकी मेहनत और काबिलियत को देख करके मुझे लगा कि आपसे बातचीत करके आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों भागते रहते हैं मानव समाज में हमेशा अपनों को समझाने के लिए, बताने के लिए, उनके साथ मीटिंग करना, उनसे बातें करना, उनके लिए लड़ जाना, उनके लिए विभागों में जाकर के बातचीत करना, इसका ये सारा उद्देश्य क्यों चल रहा है आपके दिमाग में, क्या चाहते हैं आप? आइए आपकी वार्ता से सीधे आपको जोड़ते हैं और कुछ मुद्दा विशेष, अभी एक बड़ी घटना है इटावा की जिसने पूरे जनपद को नहीं देश को जोड़ने का काम किया है, उस पर भी आपका ध्यान ले चलना चाहेंगे कि उस मुद्दे को आप किस एंगल से देखते हैं, क्या सोचते हैं। ये कोई नई कहानी है या पहले की कहानियाँ भी ऐसी होती है? आइए सीधे बातचीत करते हैं और आपको जोड़ते हैं साहब लाल जी से। जी स्वागत है मेरे चैनल पर। धन्यवाद सर जी, आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। कैसे हैं आप? तबीयत आपकी अब एकदम ठीक है, तबीयत हमारी सही है, लेकिन तभी रिटायरमेंट 14 में हो गया है हमारा। अच्छा, 14 में NTPC विभाग में हम सब इंजीनियर पोस्ट से रिटायर हुए। अब पढ़ाई लिखाई कहाँ से करी आपने? पढ़ाई लिखाई हमारी इंटरमीडिएट मेहरावा इंटर कॉलेज से हुई है। ये हमारे घर से उत्तर साइड में मेहरावा स्टेशन है, उसी के बगल में इंटर कॉलेज है और वहीं से हुई है। हमारे एक गुरुजी थे स्वर्गीय आदरणीय रामजीत यादव जी, जंगीपुर खुर्द के, उनके सानिध्य में मैंने विषय वस्तु की भी पढ़ाई की और सामाजिक ज्ञान भी उनके अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में मैं जो जाना। और उसके बाद सन 71-72 से अभी तक उसी मोमेंट मिशन में हम लोग काम करते हैं। बीच में मानवर कांसीराम साहब से 85 में मुलाकात हो गई, तो उनसे उनका भी देख करके जीवन संघर्ष, फिर तो हम अपने बच्चों के लिए हम ABCD भी नहीं पढ़ा पाए हैं। बच्चे अपने से, उनकी मम्मी अपना पढ़ाएंगे और BHU तक पढ़ के, एक बच्चे प्रोफेसर हैं, एक बच्चे वकील हैं यही दीवानी में, और मेरा गांव यही ग्राम पंचायत डालनपुर में फरीदाबाद में है। मैं इस समय समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव के पद पर, मधुर सभा के प्रदेश सचिव पद पर काम करता हूं। हमारा कोई ये मतलब नहीं है किसी को तकलीफ देना। हमने तथागत गौतम बुद्ध के इतिहास को जाना, बाबा साहेब के इतिहास को जाना, फुले साहब के इतिहास को जाना, सामाजिक दर्शन ज़्यादा जाना, और मानवर कांसीराम साहब के साथ मैं बहुत चला हूँ। तो हमको लगा कि देश में जो गैर बराबरी है, गैर इंसानियत है, और ये एक बड़ा तबका क्यों इस तरह से गरीब है, असहाय है, लाचार है, निर्धन है, क्यों है? कोई किसी न किसी की चीज़ के पीछे कोई कारण होता है दोस्तों। तो भारत में हम समझते हैं कि जो वर्तमान स्थिति है, भारत की दशा,
हमको बता सरकार द्वारा या जो कुछ तथाकथित पूंजीपति सामंतवादी लोग हैं वो दूसरे ही कुछ बताते हैं, जो असल मुद्दे हैं उसको भूल जाते हैं, ना समाज में करते हैं। ये तो बाबा साहब की बहुत बहुत समाज, पूरा देश, पूरे समाज के लोग, नागरिक, सारे लोग आभारी हैं, उनका ऋणी हैं हम लोग कि बाबा साहब एक वोट का अधिकार सबको ना दिए होते तो किसी गरीब को जो मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है, अनपढ़ अज्ञान है, उसको दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं है, तो उसको कोई पूछता नहीं। दिली तौर से कोई नहीं पूछ रहा है। ये वोट के लिए गरीबों को, समाज को, सारे जगह, हर गांव में। अब मनुष्य एक समाज है, मनुष्य खुद एक जाति है, उसमें हम ये देखना पड़ेगा कि कौन, सभी लोग बुद्धिजीवी हैं। आप समझिए कि मनुष्य में जाति है क्या? मनुष्य खुद स्वयं एक जाति है। जातियाँ तो जानवरों में, पेड़ पौधों और कीट पतंगों में, अनाजों में पाई जाती हैं। तो हम कहते हैं वर्तमान समस्या भारत की क्या है, हम देखते हैं जब उस पर नज़र डालते हैं। अगर मानो एक जाति है, मनुष्य एक जाति है, तो फिर ये यही लोहार, कुम्हार, चमार, धोबी, धरकियार, मुशहर, भंगी, पंडित, बाभन, ये सब ये देखिए आप तब पुराने इतिहास में चले जाएं कि वर्णाश्रम था। जब मुगल नहीं आए थे, जब अंग्रेज नहीं आए थे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में 4 वर्णों में ये देश में, ये इतिहास में अंकित है। तो ये शूद्र समाज को जो सछूत अछूत 2 में कन्वर्ट बांटे थे लोगों ने। क्यों बांटे भाई? इंसान को आप अछूत क्यों बनाए, असछूत क्यों बनाए? अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए कुछ तथाकथित लोगों ने। जहाँ तक मिलता है कि साहित्य लिखने का काम वो ब्राह्मण जाति के लोगों ने लिखा है, तो उनसे पता चलता है कि शूद्र समाज कब से, हम बाद में हमको हिंदू में गिनने लगे। इसके पे मैं चर्चा करूँगा, हम बता रहे आपको जो हमको जानकारी है। तो इसलिए जो आप पूछ रहे हैं कि जाति कैसे हुआ, तो इसका जातियों का तो बंटवारा भगवान ने नहीं किया। भगवान सबका एक मालिक है, पूरे विश्व का। जातियों में किसने बांटा हमको? ये ब्राह्मण लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, जब बुद्धा क्रांति हुई थी तब शूद्र समाज था, ये बुद्धा का इतिहास है। और बुद्धा क्रांति जब हुई थी तो भारत सम्राट अशोक के जमाने में ये सोने की चिड़िया कहा जाए, विश्व गुरु ये भारत देश हुआ। और अफगानिस्तान से बर्मा तक, इधर कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक था। सम्राट अशोक ने कितनी बड़ी बात की, चारों ओर बुद्ध के शिलालेख लिखवाए, आज भी अशोक स्तंभ और भारतीय झंडे पर, तिरंगे झंडे पर अशोक चिन्ह निशान है। तो जब समाज एक था तो किसके पेट में दर्द हुआ, क्यों दर्द हुआ? इतिहास में देखेंगे आप कि बृहद्रथ मौर्य की किसने, किस साजिश से, किन लोगों ने हत्या करा दिया, अपना राजपाट हाथिया लिया। तो हमारा समाज के लोग राजा महाराजा थे, तो हमारे राजा महाराजा थे, तो हमारे राजा महाराजा जमीन कहाँ गई, उनका सम्मान कहाँ गया? हम क्यों दूसरे की भी इतनी बड़ी संख्या में, पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ जिसकी संख्या भारी हो वो गुलाम हो, और जिसकी कम संख्या हो वो शासन सत्ता में बैठा हो। तो ये हम लोगों में जो जातियों का बंटवारा है इंसान में, ये किन्हीं लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए किया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इन लोगों ने किया है। ये साहित्य पढ़ लीजिए आप। समाजवादी मजदूर सभा को कब ज्वाइन किया आपने? समाजवादी मजदूर सभा को मैं अभी इधर 3-4 माह पहले ज्वाइन किया। उसके पहले इसमें मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष बने। उसके बाद मैं पहले 4-5 वर्षों से मैं जिला अध्यक्ष था मजदूर सभा का। तो मैं कह रहा था कि मैं वर्तमान में समस्या है, वर्ण की है, लोग बताते नहीं हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, जातिवाद है, जातिवाद है, वर्णवाद है। और जातिवाद में कितने उसके रंग हैं कि क्या प्रभाव डाल रहा है जातिवाद। देखे, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, लोगों का शोषण, जाति के नाम पे उत्पीड़न, जाति के नाम छुपा पे लोग दिल्ली, बॉम्बे, महानगर में रहना पड़ता है। आज़ाद भारत में जो खाना चाहता है गरीब आदमी वो खा नहीं सकता है, जिस स्थान पे रहना चाहता रह नहीं सकता।
तो ये आज़ादी के बाद भारत देश में ये स्थिति है, जबकि संविधान लागू है। संविधान जब लागू है तो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर आधारित संविधान है। अगर संविधान को चलाने वाले लोग या राष्ट्र को जो मुखिया लोग हैं, देश का निर्धारण करते हैं, नीति बनाते हैं, तो कहीं कुछ पक्षपात करके कुछ लोगों के लिए नीति अलग, गरीबों के लिए नीति नहीं बनती है। भाषण से मुंह में वोट के लालच में दे दिया जाता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है वर्तमान समस्या ये है, लेकिन हमको उलझाया जाता है उधर कि भारत देश में वर्तमान समस्या हिंदू मुसलमान की है और आतंकवाद की है। तो ये समस्या हिंदू मुसलमान की कब पैदा हुई है, मैं पूछना चाहता हूँ। समाज को जगाना चाहता हूँ, अन्य लोगों से पूछना चाहता हूँ, सभी देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, अगर मेरी बात सुन रहे तो। 11वीं सदी 14वीं सदी में हिंदू बनाम मुसलमान की समस्या भारत देश में पैदा हुई। उसके पहले क्या कोई समस्या नहीं थी क्या? तो वर्ण व्यवस्था की, जात पात की, छुआछूत की समस्या नहीं थी क्या? पेशवाओं के शासन काल में अर्धनंग औरतों को दक्षिणी भारत में चलना पड़ता था। छोटी बिरादरी के लोगों को अछूत समाज जिन्हें कहते हैं, दलित कहते थे, हाड़ी बांध के गड़े में चलना पड़ता था कि ताकि थूके ना, पीछे झाड़ू बांध के चलना पड़ता था। ये सब क्या है? मानव के लिए किसने पैदा? ये भगवान ने कहा कि किसी का हाड़ी बांध दो गले में कि थूके तो हाड़ी में जाए, जमीन पे ना पड़े। और काम लेना हो तब जाति नहीं पूछी जाती है, घर बनवाना हो तो कोई जाति नहीं, दूध लेना हो तो कोई जाति नहीं, सब्जी लेना हो तो कोई जाति नहीं, खेतों में काम करवाना कोई जाति नहीं, ठेकेदारी में सब मजदूरों को लाइन से काम करवाना कोई जाति नहीं, वोट लेना है तो कोई जाति नहीं। क्या डॉक्टरी में या कहीं वोट लेना है तो जाति पूछ के कोई वोट लेता है? ये तो बाबा साहब महान व्यक्ति है, इनके वोट का अधिकार दे दे, इस समाज का थोड़ा भला हुआ है। और हम लोग एक नहीं हो पाए। हम कहते हैं हम बहुजन समाज हैं, हम इतना ज़्यादा है संख्या में, हम एक नहीं हो पाते हैं। थोड़े थोड़े लालच में, स्वार्थ में डूबे हुए हैं। लालच सबसे बड़ा दुख का कारण है, ये तथागत गौतम बुद्ध ने कहा। इसलिए साथियों, हमारा गुजारिश है कि आप लोग लालच को छोड़िए। देश सबका है, सब लोग सबके हैं, सब इंसान हैं। इंसानियत कायम करिए, तभी देश ये खुशहाल होगा। फिर स्वर्ण युग आएगा, तभी विश्व गुरु कहाएगा ये हमारा भारत देश। और किसी एक आदमी के 10-20% लोगों को पढ़ जाने से, 10 लोगों के टॉप में उद्योगपति या पूंजीपति बन जाने से देश आगे नहीं जाएगा, ना समुचित विकास कर पाएगा। जब 80% लोग पढ़ लेंगे तब वो वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अपना शोध करेंगे, अपना विचार देंगे, तब देश के लिए, तब देश विकास करेगा और तब विकसित हो पाएगा। और कुछ लोग काम ना करना किसी क्षेत्र में पढ़े, ये बहुजन समाज के ऊपर थोप करके सुई से लेके जहाँ तक ये बहुजन समाज जो है, कमेरा समाज, परिश्रम समाज, हम मजदूर समाज देखते हैं, 60 करोड़ इस समय असंगठित मजदूर है। क्यों मजदूर असंगठित है? इसी का लोग फायदा, नाजायज फायदा ठेकेदार भी उठाते हैं, सरकार भी उठा रही, अपनी आवाज नहीं कर पाते हैं। महंगाई क्या गरीब अमीर देख के चलती है? मजदूरों के लिए कौन वेतन बढ़ाएगा? हम देखते कोई नहीं सुनता है। लेकिन जब मजदूर एक हो जाएगा, संगठित हो जाएगा, तो सारे सभी लोग सुनेंगे। मैं ये बात बड़े खुले मन से बोलता हूँ। मजदूरों का कोई नहीं है, कोई संगठन बनाया है तो हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने समझा, किसान मजदूरों की हालत देखा, तब अपना विंग अगले बार से मजदूर संगठन के लिए अपना एक संगठन बनाया जो काम कर रहा है पूरे देश में। अभी मैं एक छोटी सी और जिक्र करना चाहूँगा, चर्चा करना चाहूँगा आपसे। पूजा पाठ मंदिर मस्जिद को कितना मान लेते हैं आप? हम मानते हैं सबका इबादत गृह है, सब जो को करना चाहिए, लेकिन धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान कण में है, कहीं पत्थर में नहीं है। आप वो पूजा का स्थान हो सकता है, सब लोग मानिए उसको, लेकिन धोखा नहीं कोई दे किसी को। अभी एक इटावा में बहुत बड़ी घटना घटी है। एक कथावाचक थे मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी कथावाचक थे संत सिंह यादव जी, और एक ढोलक बजाने वाले ब्लाइंड बाबा थे उनके साथ जो ढोलक बजाते थे, और 2-3 सहयोगी और थे। ये 5 लोग गए थे वहाँ कथा कहने के लिए। दादरगंज गांव लगता है, थाना बकेवर की घटना है ये, इटावा में। कथा कहने गए तो ब्राह्मणों का वो गांव था, 144 घर वहाँ पंडित हैं, और पंडितों ने इनकी कथा रोकी, इनको मारा। जब जान पाए रात में 10 बजे के यादव लोग हैं, इनको जूतों से मारा गया और इनके सर के बाल निकाल दिए गए, चोटी निकाल दी गई।
इनके चैन लिए गए, इनकी अंगूठी ले ली गई और इनके ऊपर महिला का मूत्र भी छिड़क दिया गया, ऐसा लोग बताते हैं। इतना वो बाबा खुद बयान दे रहे हैं। तो अभी यादव कथा कहे, अहिर चमार लोहार कुम्हार ये लोग कथा कहें ना कहें, पूजा करें ना करें, या पूजा कहने पर ब्राह्मणों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, कथा कहने पर उनका नुकसान हो रहा है, इस समुचित घटना को अगर एक दृष्टि में देख करके आपको अवलोकित करना हो, कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे आप? देखें मेरे भाई, आप देख ले, संविधान के प्रस्तावना में पहले ही बाबा साहब ने कहा हम भारत के लोग धर्मनिरपेक्ष एक संघ के स्थापना करते हैं। भाषा, बोल चाल, किसी धर्म समाज के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है जो ज्ञानी व्यक्ति है। अब इसका मतलब थोड़ी ना कि यादव प्रोफेसर हो जाए तो स्कूल में ना पढ़ा के कि यादव है, चमार प्रोफेसर हो जाए तो वो स्कूल में ना पढ़ा, यूनिवर्सिटी में ना पढ़ा है। कुछ हद तक ये भी चल रहा है, कुछ हद तक ये भी चल रहा है। कथावाचक उसको ज्ञान है तो कथा बाच रहा है, ये में कोई किसी के बपुती थोड़ी ना। यादव समाज का है तो कोई गुनाह थोड़ी नहीं वो लोग किए, लेकिन अब ये जास्ती है कि उन लोगों ने असर बना। से तब यादव समाज छोटी बिरादरी कथा नहीं बांट सकता। दूधे खाली देगा, दही देगा। जब छोटी बिरादरी तो उससे क्यों लोग दूध दही ले रहे हैं? छोटा हटाइए उससे यहाँ। और यादव समाज को भी ये समझना चाहिए कि उनसे भी दूरी बना ले, पंडित जी लोगों से भी। भाई तू आप जब ऐसा भेदभाव रख रहे हो तो हम आपसे दूरी बनाते हैं, आप भी हमसे दूरी बनाइए, ये उचित होगा। हमारा तो यही विचार है। यानी ब्राह्मण समाज से जो है दूरियां यादव बना लें, इसी सब लोग बना लें, बहुजन समाज पूरा बनाए। यादव कोई थोड़ी ना आज लाठी सब खा रहा है इनकी। ये 15% 20% वालों की लाठी सब खा रहा है। कोई 2 लाठी खा रहा, पहले खा रहा, कोई 4 खा रहा, कोई 6, कोई 8 खा रहा। बारी बारी सब लाठी खा रहा और कोई बोल नहीं रहा है। सरकार में, सत्ता में आने में हम लोग खुद इतनी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां देख लीजिए आप। कांग्रेस पार्टी भी ब्राह्मणों की, भाजपा भी ब्राह्मणों को, तृणमूल कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी, CPI वो भी ब्राह्मण। तो ये राजनीतिक सत्ता भी इनके हाथ में, सामाजिक सत्ता भी इनके हाथ में, धार्मिक सत्ता भी इनके हाथ में है। ये 15% कम संख्या वालों के हाथ में देश की सारी सत्ता है। नीति बनाने की, जब सत्ता में जो होता है उसी की नीति बनाना है। नीति गड़बड़ व्यक्ति वहां बैठा है तो गड़बड़ नीति बनाएगा, पूरे समाज के लिए नहीं बनाएगा। हमको भाषण में खाली उलझा दिया जाता है कि मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा। अरे भाई समाज को, बहुजन समाज को चाहे जो भी हो उठाना है तो सबको एकीकरण कर दो, एक विषय वस्तु लागू कर दो पूरे देश में। विषय वस्तु जो है CBSE बोर्ड पूरे स्कूल कॉलेज में लागू हो जाए। जैसे ईसाई मिशन स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल चलाते हैं। जब बराबर की पढ़ाई होगी तब ना गांव का बच्चा, कमेरा का बच्चा, उसको अगर गरीब है, आप गरीब को उठाना चाहते हो तो फीस माफ कर दो, हॉस्टल दे दो, उसको किताब कापी मुहैया करा दो, तब न होगा, तब उसकी उन्नति होगी, तब उसका विकास होगा। अब पहले नहीं किए हैं इसका मतलब आज नहीं होना चाहिए। ऐसे में क्या करना चाहिए? जो 85-15 की बात आप करते हैं, जो एक बड़ा तबका उनके सत्ता शासन से दुख झेल रहा है। देखें, इसके लिए मेरे अगुआ मसीहा जो चले गए, मानवर कांसीराम साहब का एक स्लोगन आप लोग समझ लीजिए। उन्होंने कहा था कि रोटी बांटने वाला 100 रोटी है, मान लो 100% रोटी है तो 2 लाइन में रख दीजिए आप। एक लाइन में 80 लोग, एक लाइन में 20 लोग। अगर ईमानदार व्यक्ति है जो देश, राष्ट्र को और मानव समाज को, माने देश के नागरिकों को एक रूप में देखता है, सबके भलाई के लिए काम करना चाहता है, तो वो अपने, अब एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है, एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है। तो इस विचारधारा का हो, मानवता वाली विचारधारा हो, उसके अंदर इंसानियत हो, तो वो रोटी उठाएगा तो एक पंक्ति में नहीं, 20 बैठे उधर, 80 इधर नहीं, सबको एक लाइन बैठा के एक एक रोटी बांटेगा। 100% 100 रोटी 100% लोगों को मिल जाएगी भैया। लेकिन हो क्या रहा देश में? जब से आज़ाद देश हुआ है उसके बाद से उधर जो 20% के लोग हैं वही सत्ता में बैठे हैं और रोटी उठाते हैं। तो 80% रोटी, 80 रोटी उठा के 20% वालों को
दे देते हैं। बचती है 20 रोटी। जब 20 रोटी 80% 80 लोगों में जाते हैं तो इधर त्राहिमाम होता है और सब छीना जब्ती होती है। यही देश में चल रहा है, इसीलिए देश में कलह है। अगर सबको समय से भूमि मिल गई होती, सबको नौकरी रोजगार मिल गया होता, व्यवसाय मिल गया होता, जातिवादे पर सबका शोषण, जातिवाद विचारधारा शोषण न होता तो आज देश दूसरा रहता। ये इतने मुकदमे कचहरी कोर्ट में नहीं होते जितना आज है। भाई भाई में झगड़ा हो जा रहा, समाज में झगड़ा हो जा रहा। क्यों? कि दिक्कतें हैं, कमियां हैं, असंतोष व्याप्त है उनको। ये समझ नहीं पाता कि इसके पीछे, इन सब के पीछे कौन निर्माण करता है, किसने ये सब कुरीतियों को जन्म दे रखा है, ये सबको समझ में नहीं आता है। इसलिए दोस्तों, हम लोगों को सब गिले शिकवे बुला करके, जैसे पहले भी समाजवादी पार्टी की सत्ता आई थी, हम तो सोचते हैं कि हमारे जो 52% लोग हैं इनकी सत्ता केंद्र जाए। जब तक केंद्र में नहीं जाएंगे आप लोग, थोड़े छोटे बात में लालच में भूले रहेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि सारी नीतियां निर्धारण केंद्र सरकार से बनते हैं। थैंक यू। मेरे साथ आप सुन रहे हैं डॉक्टर शाहबलाल जी को। जाते जाते अंतिम समय में दर्शकों से कुछ और कहना चाहेंगे? मैं अपने भाइयों से यही गुजारिश करता हूं कि आज समय है, समय रहते यदि आप नहीं चेते ना एक हुए, संगठित करो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था संगठित करो। दूसरे को नहीं, दूसरे तो जगह हैं, उनका घर साफ है, आपके घर कचरा है, आपका घर गंदा है, धूमिल है, तो आप अपने घर को, अपने समाज को साफ करिए, दूसरे को दोष देना बंद कर दीजिए, तभी ये समाज का भला होगा। और लालच त्यागिए, तभी ये होगा। लालच को त्याग करके और अपना यानी दूसरों के घर का भी भला सोचिए, तभी समाज का कल्याण होगा। आप मेरे साथ दूसरे के दोष देने से नहीं होगा कि फलाने हमको नहीं बढ़ने दे रहे हैं। अरे अब तो देश आजाद है, आप रोटी रोजी कमाओ, शिक्षित करो, बच्चों को अपने पढ़ाओ, कोई रोका हुआ है क्या? ये और दोषारोपण की कोई नहीं रोक पाएगा, कोई किसी को दोष देना नहीं, दोष अपने को दीजिए। हम खुद उठ खड़े हों, स्वयं अत्त दीपो भव, तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था अपने प्रकाशमान खुद बनो, आगे बढ़ो, काम करो, मेहनत करो, व्यसन में मत लिप्त हो। क्योंकि दूसरे लोग तो चाहते हैं कि आप काम करो, हम मौज मारे, वोट दे दो हमको, वोट बेचते हो आप। इतनी माली हालत खराब है कि बहन बेटियां अपनी इज्जत बेच के रोटी खाती हैं आज के जमाने में। बच्चे कूड़ेदान में, होटल कूड़े जूठन बीनते, जिनको स्कूल जाना चाहिए, वो मैं देखता हूं, आत्मा तकलीफ होती है कि कूड़ेदान से रोटी बेच के आज आजाद भारत में बच्चे खा रहे हैं, और जाति छुपा के महानगरों में रहना पड़ता है। मजदूरों की ये हालत है। मजदूर खुद नहीं समझ पा रहा कि लॉकडाउन में कैसे वो वापस दिल्ली से आया, कितनी मुसीबत परेशानियां सह करके दिल्ली से वापस आया, फिर भी वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षित है। अगर उसके जगह आप भी होते, हम भी होते, ना पढ़े तो ना बोल पाते, ना समझ पाते। इस बात को भी समझना चाहिए कि मजदूर का जो अनपढ़ व्यक्ति है उसकी निराल दोष नहीं है। निराल दोष हमारे समाज का जो पढ़े लिखे लोग हैं, सांसदों का दोष है। इतने सांसद हैं, खाली जानवर माफिक अपनी रोटी सेक रहे हैं। क्यों नहीं स्कूल का शिक्षित करने के लिए कौन एससी ओबीसी के लोगों ने कितना स्कूल खोला? कम संख्या में ईसाई मिशनरी कितने कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं। जब आप नहीं स्कूल खोले हैं तो जिनके स्कूल खुले हैं उसमें अपने ढंग का शिक्षा मिलेगी, आपको, आपके बच्चों को मिलेगी, उस रास्ते पर जाएगा समाज। क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है और ज्ञान ट्रांसफर होता है। ज्ञान जब ट्रांसफर होता है तो आपने कितना ज्ञान ट्रांसफर किया अपने समाज के उत्थान के लिए? डीएम तमाम हैं, 350 सांसद हैं, हजारों विधायक हैं समाज हम लोगों के एससी ओबीसी के। तो ये सब संविधान की देन है ना। जिस दिन ये संविधान हट जाएगा तब समाज को, हमको, आपको, सबको पता लगेगा। ये हम गुजारिश इसीलिए समाज से करते हैं कि चेत जाइए, समय आज समय है, कल समय नहीं रहेगा। क्या बात है। मेरे साथ आप लोग सुन रहे थे शाहबलाल जी को, और कैसा लगा आपका विचार, और आपने मेरे चैनल के लिए जो बहुमूल्य समय दिया इसके लिए हम आपके बहुत हृदय से आभारी हैं। दर्शकों, ये वीडियो कैसी लगी? ऐसे विचारकों के विचार हम आप तक प्रसारित करते रहेंगे। जाते जाते लेते हैं आप लोगों से विदा। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन राठौर। थैंक यू।